आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम ख़ातिन व हज़रात। फ़ोटोग्राफ़ी क्लब ऑफ पाकिस्तान की जानिब से लाहौर म्यूज़ियम के इश्तराक से हम आप सबको इस वर्कशॉप में दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले हम लाहौर म्यूज़ियम के डिप्टी डायरेक्टर जनाब मोहतरम आसिफ रिजवान साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने न सिर्फ हमें इतनी खूबसूरत जगह फराहम की बल्कि अपने कीमती वक्त से भी हमें नवाजा। ऐसे तारीख़ी और सकाफ़ती विरसे से भरपूर मुकाम पर इस वर्कशॉप का इनकाद हमारे लिए बायस फ़ख्र है। हम फ़ोटोग्राफी क्लब ऑफ पाकिस्तान के सदर मोहतरम जनाब मोहम्मद रिजवान खान साहब की भी मुसलसल हिमायत और फ़ोटोग्राफ़ी के फ़रोग़ के लिए उनकी मेहनत को सराहते हैं, जिनकी कोशिशों से हम ऐसी मस्बत सरगर्मियाँ मुनक़्क़द करने के काबिल हुए हैं। अब हमें फ़ख्र है कि हम आज के वर्कशॉप के मुकर्रर, जिनकी लिए आज की ये नशिस्त हो रही है, जनाब नदीम खावर साहब को आपसे मुतारफ़ कराएँ। मुझे उम्मीद है कि फ़न फ़ोटोग्राफ़ी से वाबस्ता हर नाम उस्ताद नदीम खावर साहब को अच्छी तरह जानता है, फिर भी आप सब के लिए उनका मुख्तसर तारफ़ पेश खिदमत है। नदीम खावर साहब ने जापान से फ़न फ़ोटोग्राफ़ी की तालीम हासिल की और 1994 से इस शोबे से पेशा वराना तौर पर वाबस्ता हैं। यानी वो अपनी ज़िंदगी के 30 साल से ज़्यादा वक्त उन्होंने फ़ोटोग्राफ़ी को दिया है। उनकी फ़ोटोग्राफ़ी से मोहब्बत और इस फ़न से वाबस्तगी ने इन्हें ना 3 दहाइयों पर मुहित शानदार सफ़र में महवे अमल रखा, जिसमें उन्होंने ना सिर्फ काबिल दीद काम तख्लीक किया बल्कि अपने इल्म और तजर्बे को दूसरों तक पहुँचाने में भी भरपूर हिस्सा लिया। नदीम खावर साहब ने 5 मुमताज़ किताबों की तख्लीक और उनकी फ़ोटोग्राफ़ी की है, जिनमें सबसे पहली उनकी किताब साइट्स इन द सैंड ऑफ चूलिस्तान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ये अशात है, जो उनकी फ़र्स्ट बुक थी। उसके साथ ब्योसाई लैंड ऑफ जाइंट्स, ये एक ऐसी शोरा आफाक किताब है नदीम खावर साहब की कि जिसके लिए वो 100 दिन से ज़्यादा मुसलसल ब्योसाई के मुकाम पे रहे थे, जहाँ आज भी कोई 1 घंटा जा के समझता है कि शायद उसने कोई कोह हिमालय जो है ना वो सर कर लिया है। वहाँ नदीम खावर साहब की हिम्मत थी, उन्होंने एक 100 दिन का क़याम किया और ब्योसाई की खूबसूरत तरीन तस्वीर बनाई जो इस किताब में शामिल है। लाहौर गवर्नर हाउस के नाम से इनकी एक किताब है, जो कि एक काफ़ी टेबल बुक है, जिसमें गवर्नर हाउस के तमाम खूबसूरती को जो है ना उन्होंने यकजा कर दिया है। उसके अलावा चश्मा राइट बैंक के नाल एशियाई तरक्याती बैंक के तहत जो है ना वो इनकी पब्लिश हो चुकी है। इन दिनों वो मुख्तसर दस्तावेज़ी फ़िल्में बना रहे हैं जो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत को उजागर करती हैं। इसके साथ साथ फ़ोटोग्राफ़ी का सफ़र भी जारी है। अब मैं बाकायदा तौर पर आज की वर्कशॉप का आगाज़ करता हूँ और दावत देता हूँ जनाब नदीम खावर साहब को कि वो स्टेज पर आएँ और अपने ख़यालात और तजर्बात से हम सब को मुस्तफ़ीज़ करें। आप सब के आने का बहुत शुक्रिया। मैं सबसे इल्तमास करता हूँ कि खड़े होकर तालियां बजा के उस्ताद नदीम खावर साहब का इस्तकबाल करें। बहुत शुक्रिया जी आपका। ये वाला ऑन है, ये वाला हेलो हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। आप सब दोस्तों का शुक्रिया, आप आए, मेरे लिए आज़ाद की बात है और खुशी की बात है कि आप सब मुझे सुन रहे हैं। ये वाला वर्किंग कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा दोनों कर रहे हैं। चले खैर, माइक तो चलता रहेगा। तो आप प्लीज़ ज़रा उस पेज को ऑन करते हैं। तो आज हमारा जो स्टार्ट है, सबसे पहली बात यह है कि फ़ोटोग्राफ़ी, और बहुत सारे क्वेश्चन अभी रेज भी हो गए कि फ़ोटोग्राफ़ी और पेंटिंग में आप क्या डिफरेंस देख रहे हैं। एज ए फ़ोटोग्राफ़र मैं तो हमेशा फ़ोटोग्राफ़ी को पजीराई दूँगा, क्योंकि ये काफ़ी मुश्किल काम है, जिसे हम बहुत सारे लोग समझते हैं कि काफ़ी आसान काम है। और स्पेशली जिसमें अगर आप लैंडस्केप में चले जाएँ, कल्चर हो या कोई माउंटेन फ़ोटोग्राफ़ी हो, किसी भी शोबे में आप जाएँ
तो हर जगह पे एक आपको स्पेसिफिक स्ट्रगल करनी पड़ती है, ना कि एयर कंडीशन स्टूडियो में बैठ के आप पेंट कर सकें। और मेरे लिए खैर, मैं जो भी तजर्बा है मैंने तो हमेशा यही फील किया है कि फ़ोटोग्राफी इससे काफ़ी मुश्किल है। वो तमाम दोस्त जो कह रहे हैं कि पेंटिंग की ज़्यादा वैल्यू है, पाकिस्तान में बिक भी रही हैं, तो फ़ोटोग्राफ़ी क्यों नहीं बिकती, तो ये एक टाइम चाहिए। फ़ोटोग्राफ़ी को अभी तक बहुत सारे लोग जो हैं, बल्कि अक्सरियत यही है कि इसको आर्ट में कंसिडर ही नहीं किया जा रहा, जबकि पेंटिंग जो है उसको एक आर्ट की फॉर्म कंसिडर किया गया है और हो रहा है। और अभी पाकिस्तान में रिसेंटली कुछ पेंटिंग्स बिकना भी शुरू हुई हैं। कुछ नामवर ऐसे लोग हैं जिनकी पेंटिंग्स की पजीराई हो रही है, उनके बिक रही है। लेकिन फ़ोटोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, एज ए फ़ोटोग्राफर देखा जाए, तो मेरे ख्याल में इसकी जो सेल है कमर्शलिज्म के हवाले से पहले तो शायद थोड़ी बहुत थी, लेकिन जब से डिजिटल इरा आया बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। और माइट भी इन फ्यूचर हमारे जो फ़ोटोग्राफर हैं, जो स्पेशली लैंडस्केप या कल्चर वगैरह से जो रिलेटेड लोग हैं, उनको सर्वाइव करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बी केयरफुल जो मुस्तकबिल में ये सोचते हो कि मैं लैंडस्केप फ़ोटोग्राफर बन के एक अर्निंग का सोर्स जो डिस्कवर करूँगा, शायद एक मुश्किल काम है। तो खैर, एज ए फ़ोटोग्राफर मैंने अपना आगाज़ ज़िंदगी का किया था 1988 में। मुझे अच्छी तरह याद है, ऑटम का टाइम था और हम लोग एक टूर पे गए और हमें वहाँ पे कुछ लैंडस्केप देखे, कलर्स देखे, तो शौक़ आया कि यार इनके एक फ़ोटो तो बनाने चाहिए, रिकॉर्ड में रखने चाहिए। तो उसी वक्त एक बड़े स्टोर पे जाके कैमरा ख़रीदा और वो दिन एज ए फ़ोटोग्राफ़र मेरा एक स्टार्टिंग डे था। मसलसल जद्दोजहद करता रहा कि कैमरा भी ले लिया है और कलर भी बहुत अच्छे हैं हर तरफ, लेकिन अच्छी फ़ोटो नहीं आती, उसमें क्यों नाकामी हो रही है। तो इसी जस्तजू में फिर फ़ोटोग्राफ़ी को स्टडी किया, पढ़ता रहा और आज तक पढ़ रहा हूँ। और शायद अभी भी मैं फ़ील करता हूँ कि अभी बहुत पढ़ना है, अभी बहुत ज़रूरत है, अभी वो चीज़ हासिल नहीं कर सका जो मेरे अंदर है, जो मैं दिखाना चाहता हूँ वो आप लोगों को कहीं नहीं दिखा पा रहा, क्योंकि इट्स टाइम टेकिंग। इसमें दो चीज़ें हैं। खैर हमारा तो जो इब्तदाई दौर था उसमें स्किल जो है बहुत ज़्यादा काउंट होती थी, क्योंकि हर चीज़ हमें स्किल बेस करनी पड़ती थी। फ़िल्म दौर था, फ़ोटो लेके आते थे, डेवलप कराते थे, प्रिंट बनता था, तो फिर जाके पता चलता था कि यार यहाँ पे ये नुक्स रह गया, ये फ्लॉ है, ये है। और समटाइम ये भी होता था कि 1 महीने का टूर करके वापस आए हैं, तो तब जाके पता चलता था कि ओह ये क्या हो गया। लेकिन अभी तो आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं कि आप ऑन द साइट मौके पे फ़ौरन देख सकते हैं कि मैंने क्या खींचा है, क्या नहीं खींचा। लेकिन स्किल की ज़रूरत अभी भी बहुत ज़्यादा है। और मेरे ख्याल में जो जो ये आसानियाँ पैदा हो रही हैं, फ़ोटो लेने में जो आसानियाँ पैदा हो रही हैं, उससे कंपटीशन भी बहुत हाई होता जा रहा है। जो लोग क्लिक करना है उनमें और एक प्रोफेशनल में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। कुछ करके दिखाना बहुत बड़ा डिफरेंस है। हर फ़ोटो तो हर कोई ले सकता है, जब आप क्लिक करेंगे तो कैमरे ने कौन सा रिफ्यूज़ कर देना कि मैं फ़ोटो नहीं बना रहा हूँ। लेकिन जो लोग आपकी फ़ोटो को देखेंगे जब आप सोशल मीडिया पे या कहीं भी देखें, अभी एज ए फ़ोटोग्राफ़र, एज ए स्पेशली लैंडस्केप फ़ोटोग्राफ़र, अगर इसमें हम माउंटेन फ़ोटोग्राफ़ी की बात करें, तो मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा प्रोमिनेंट फिगर या प्रोमिनेंट नाम या प्रोफेशनल पाकिस्तान में नहीं है जो दावे से कह सके कि मैं माउंटेन फ़ोटोग्राफ़र हूँ। मैं भी उसमें शामिल हूँ। मैं एक छोटा सा, चूँकि लैंडस्केप फ़ोटोग्राफ़र हूँ, तो मैं काम कर रहा हूँ इस पर, लेकिन डेडिकेशन के साथ एक 100% फुल टाइम प्रोफेशनल माउंटेन फ़ोटोग्राफ़र पाकिस्तान में कोई भी नहीं है। आज भी आपके जहन में कोई हो तो मुझे नाम बताइए, लेकिन मेरे जहन में ऐसा कोई नाम नहीं, क्योंकि ये फील्ड काफ़ी सख्त फील्ड है। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सबसे पहले तो आपका स्किल में आप पूरे एक स्किल्ड पर्सन हो। देखिए 1 महीना आप टूर लगा के आए और बाद में कुछ भी ना निकले, समटाइम ऐसा भी हो जाता है, तो बड़ा दुख की बात होती है और बहुत एक्सपेंसिव भी होते हैं, आपको पोर्टर भी हायर करने पड़ते हैं और सो एंड सो, बड़ी स्ट्रगल। लेकिन सबसे पहली बात जो है माउंटेन फोटोग्राफर के लिए वो है कि एक स्किल्ड पर्सन होना। आप कितने स्किल्ड हैं इसका बात का तो अंदाज़ा उसी वक्त होगा जब आप आके अपनी फ़ोटो शेयर करते हैं दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पे। और स्पेशली जब आप बाहर के लोगों से मुराद जो फॉरेन फोटोग्राफ़र हैं, जो क्वालिफाइड लोग हैं, पढ़े लिखे फ़ोटोग्राफ़र हैं, डेडिकेटेड हैं, जब उनके साथ अपनी फ़ोटो को आप कंपेयर करते हैं तो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि मैं कितने मील पीछे हूँ। ये सारी चीज़ें सोचने की। तो एक लैंडस्केप या माउंटेन फोटोग्राफर होने के लिए मेरे ख्याल में सबसे पहले आपको एक स्किल्ड फोटोग्राफर होना चाहिए। नो डाउट आपके पास एक अच्छा इक्विपमेंट होना चाहिए,
इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा भी ना हो लेकिन एक मीडियम सा होना चाहिए, क्योंकि कभी भी मेरे ख्याल में इक्विपमेंट इतनी बड़ी बंदिश नहीं है फ़ोटोग्राफी के लिए। माइट भी अगर आपके 50 mm का भी एक लेंस हो और एक मुनासिब 20 मेगापिक्सल की बॉडी भी हो, तो अगर आप स्किल्ड हैं तो उससे काम चला सकते हैं, उसमें कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है। आप पैनोरामा बना सकते हैं आजकल के दौर में, उसी से आप बहुत सारी जहतों में काम कर सकते हैं। सेकेंडली जो है उसमें है फिर आपकी नेक्स्ट जो है स्टैटिक वैल्यू, आपकी स्टैटिक सेंस, वो सारी आपकी एक्सपीरियंस से आएगी आपके पास। बार बार आप विज़िट करेंगे, गलतियाँ करेंगे, वापस आएंगे, उससे लर्न करेंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे। तो ये एक टाइम टेकिंग जॉब है। जितने भी दोस्त जो लैंडस्केप में माउंटेन को स्पेशली सोच के आए हैं कि इसके ऊपर कुछ लर्न करना है, तो उनके लिए एक ये भी एक बहुत बड़ा मौका है, चांस है कि ये स्पेस खाली है। कोई भी बंदा इस वक्त मेरी नज़र में नहीं है जो कह सके कि मैंने पाकिस्तान के माउंटेन को कवर किया है, प्रोफेशनली किया है या स्टैटिकली किया है। बिल्कुल ये फील्ड खाली है। चंद एक लोग हैं जो मेरी तरह वक्तन फ़क्तन जाते हैं, अपने काम से थोड़ा वक्त निकाला, बजट निकाला, चले गए, महीना 10 दिन 15 दिन, अगर कोई बहुत ज़्यादा शौक़ है 2 महीने के लिए चले गए। लेकिन ऐसा फ़ोटोग्राफ़र कोई भी नहीं है जो कि पूरा साल इनको दे। और वो मौके स्पेशली जो इनमें पहाड़ ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्नोफॉल है, तो स्नोफॉल के दौरान जब हर तरफ आपके चश्मे बह रहे हैं, स्नोफॉल है, बर्फ़ें पड़ी हुई हैं, तो मेरे ख्याल में कोई भी फ़ोटोग्राफ़र इतनी ज़रूरत नहीं करता कि उन एरियाज़ में जा सके। एक तो बड़ी बात यह है कि हम लोग जो स्पेशली प्लेन एरियाज़ के हैं, हम सतह समुंदर से तकरीबन 50-100 मीटर की हाइट से जाते हैं, और जब पहाड़ों का जहाँ भी अच्छा एरिया वो तकरीबन 4000 मीटर हाइट से शुरू होता है। तो वहाँ जाते ही हमें सबसे पहला जो इशू बनता है वो होता है कि सिकनेस हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं। और हमारा जो भी मोटो होता है, हम कहते हैं कि पहले ही 1-2 दिन में जाके 4 दिन में जाके बाद सारी चीज़ को कवर करें और वापस जाएं। लेकिन जब तक आप क्लाइमेटाइज नहीं होते उस वक्त तक आप बीमार हो जाते हैं। 2-4 दिन में ही आपका जो भी है एक आपके अंदर जो जोश होता है वो सारा ख़त्म हो जाता है। मैंने बहुत शुमार लोगों को देखा है, मेरे साथ भी बहुत सारे लोग गए हैं, और हम एक्सपीरियंस करते हैं कि किस तरह वहाँ पे जाके हमारे साथ ये होता है। अभी मैं रिसेंटली एक टूर करके आया हूँ, हालांकि वह बड़ा स्पॉन्सर्ड टूर था, तकरीबन मैं 1 महीना में लगा के आया नागा पर्वत पे, कंपनी के साथ सारा कुछ हर चीज़ की उनकी फैसिलिटी थी। मुझे इवन कि इस दफ़ा जब मैं गया हूँ तो मुझे 1 किलो वज़न भी नहीं उठाना पड़ा, क्योंकि उन लोगों ने इतने फैसिलिटेट किया होता। लेकिन उसके बावजूद मैं शायद अपने दिल से सोचता कि मैंने एक अच्छी फ़ोटो भी नहीं मिली, हालांकि वो बहुत खूबसूरत एरिया था और मेरा फेवरेट था। नागा पर्वत का आमिर फेस जो है बड़ा खूबसूरत एरिया है और एक टफ़ एरिया, लेकिन क्या वजह, स्किल भी थी, मैंने कोशिश भी की हर लिहाज से, जितने आपने दबाव पेज थे मेरे अंदर मैंने सोचे लगाए, लेकिन अच्छी फ़ोटो नहीं ले पाया। उसकी वजह थी कि जून का महीना जो है ये शैतान का महीना, फ़ोटोग्राफी का महीना नहीं। तो कभी भी फ़ोटोग्राफर विदाउट ए बेटर लाइट कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। मैं तकरीबन 10 से 12 दिन वहाँ पे मैंने स्टे किया, और सुबह शाम पूरी कोशिश की कि कोई ऐसा फ़ोटो मैं इस फेस का ले सकूं जो कि मेरे लिए एक यादगार हो, जो मैं किसी को प्रेजेंट कर सकूं। एक हर फ़ोटो जो होती है प्रेजेंट करने के लिए होती है, दिखाने के लिए होती है, लेकिन मैं 10-12 दिन में किसी अपनी एक फ़ोटो का भी दावा नहीं कर सकता कि मेरा एक अच्छा फ़ोटो है, मासवा एक रिकॉर्ड के। तो ये सारी चीज़ें बहुत काउंट होती हैं लैंडस्केप में और स्पेशली माउंटेन में, क्योंकि माउंटेन्स के अंदर ये भी आपको इशू है कि सूरज का जो एंगल है, लाइट का जो एंगल है, और स्पेशली पाकिस्तानी माउंटेन में इतने हाई हैं कि फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे मैं था सुबह के वक्त सूरज जो है उसकी बैक से निकलता था और 9 बजे तक सूरज की लाइट ही नहीं आती थी। तो जब 9 बज जाते हैं तो आपको पता है जून के महीने में कितनी हार्ड लाइट हो जाती है। जो फोटोग्राफर हैं वो समझ रहे होंगे कि हार्ड लाइट क्या होती है। खैर वो दिन सुबह का तो ज़ाया गया, फिर शाम के इंतज़ार में बैठ जाते थे कि चलो शाम को देखते हैं। तो जिस पॉइंट में मैं था वो बिल्कुल सूरज जो था ना ईस्ट एंड वेस्ट था, सूरज उसके बिल्कुल सामने, जैसे फ्लैश लाइट नहीं इस तरह की लाइट आती, तो क्या होता था कि बिल्कुल फ्लैट हो जाता था। आखिरी लम्हे तक भी मैंने कोशिश की लेकिन कोई कंट्रास्ट नहीं उसमें पैदा हो रहा, तो बिल्कुल वह फ्लैट डेड फोटो थी। तो फिर सोचता था शायद कल और कुछ हो, कल की ट्राई कर। इसी तरह कोशिश में 10-12 दिन बैठा रहा और ये स्टेप बाय स्टेप चल रहा, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो सका। तो जो माउंटेन फोटोग्राफी स्पेशली जो लोग देखना चाहिए उनको ये भी बहुत करीब से देखना चाहिए कि जिस मौसम में आप जा रहे हैं क्या वो उसको सपोर्ट भी करता है या नहीं करता है। ये बहुत अहम चीज़ है। और मोस्टली पहाड़ ऐसे हैं जिन पे एक पहाड़ के ऊपर दूसरे पहाड़ का साया आ जाता है,
क्योंकि इतने हाईएस्ट माउंटेन थे। अब मैं जहाँ से चला था वो तकरीबन 1500 मीटर की हाइट से हम जीप से उतरे हैं और हम गए 4400 मीटर की हाइट पे, और 30 किलोमीटर का एक फासला था जो हमने तय किया जाते हुए। तो उन्होंने 2 दिन में हमें ले गए, क्योंकि वो लोग तो आदी होते हैं, वो कहते हैं सर है कि मसला है, सामने मैदान है, आप मैदान लंगे तक पहाड़ है। तो खैर 30 किलोमीटर का फासला 2 दिन में हमने तय किया। तो 2 दिन में आपको पता है पंजाबी लोगों की टांगों का क्या हाल हो जाता है तो खैर ये सारा कुछ करने के बाद पहुंचे तो 10 दिन में बैठा रहा इस आस में कि यार अच्छी फ़ोटो मिले, लेकिन नहीं मिली। तो माउंटेन फोटोग्राफर के लिए मैं स्पेशली जो लोग सोच रखते हैं, जो काम करना चाहते हैं, उनके लिए ये है कि आपको फिज़िकली बहुत ज़्यादा फिट होना चाहिए, 100% किस्म का फिट होना चाहिए। आपको बहुत चलना पड़ेगा, एक पॉइंट पे पहुंच के भी आप नहीं पहुंचते, क्योंकि आपको देखना पड़ता है कि कहाँ से जाके मैं अच्छी फ़ोटो ले सकता हूँ। और अगर आप उससे भी अच्छी फ़ोटो लेना चाहते हैं तो फिर आपको बार बार विज़िट करना पड़ेगा। और माइट भी एक अच्छी फ़ोटो लेने के लिए किसी भी जगह को 2 से 3 बार विज़िट करना मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है। गुड लक है आपकी अगर आप एक अच्छा फ़ोटो ले लेते हैं फ़ौरन जाके, लेकिन मोस्टली आपको यही है कि आप बार बार विज़िट करें, उसमें जो नुक्स नज़र आते हैं उसकी लाइट को स्टडी करें, उसके पॉइंट्स को स्टडी करें कि फोरग्राउंड में क्या मिल सकते हैं, आप किस तरह इसमें कोई डायमेंशन ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप लर्न करते हैं वक्त के साथ और आने जाने के साथ। खैर ये सामने एक मेरी फ़ोटो है, इस पर हम बात करते हैं। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला फ़ोटो है जो कि मैं माउंटेन पे मैं जब मेरी जिसे मैं अपना माउंटेन का पहला अच्छा फ़ोटो कंसिडर करता हूँ। ये राइट सॉरी उसी को फ़ोटो को ज़रा ये वाली ये फिल्म दौर की बात है। ये माइट भी मेरे एक दोस्त बैठे हुए हैं यहाँ पे, उनसे मैंने कैमरा लिया था, 120 कैमरा होता था मामिया RZ। तो मैं लेकर टूर पे गया था, उन्होंने कैमरा मुझे दे दिया और उसके पीछे एक बैक लगती होती थी फिल्म के लिए। तो मैं तकरीबन सारा टूर किया था, उसमें कोई 10-12 रोल उस वक़्त बनाए थे, और यहाँ आके जब डेवलप किया तो यह एक फ़ोटो बची थी, बाकी सारी के ऊपर लाइट लीक हो के वो सारी फिल्में तबाह हो चुकी थी। और उन्होंने कहा मैं जो कैमरा तो तुझे दिया था ये तो उस बंदे ने मुझे ये नहीं बताया था कि ये भी इशू इसमें है। तो खैर ये उस वक्त तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था लाइट लीक का, कि आपकी जो बैग पीछे लगाते थे वहीं कहीं से कोई आता, क्योंकि सारा दिन आप लेके उसको फिर रहे हैं धूप में, तो अगर उसमें कोई माइक्रो मिलीमीटर या उससे भी कोई छोटा सुराख है तो इतनी लाइट अंदर फेंक देता था कि आपकी स्लाइड या नेगेटिव बर्बाद हो जाता था। तो ये फ़ोटो जो लास्ट वन फ़ोटो थी जो मैंने उस दिन उतारी, और उतारने के बाद मैंने कैमरा पैक कर लिया था, तो शायद इस वजह से ये बच गई थी, बाकी सारे फ़ोटो जो हैं तकरीबन बर्बाद हो गए थे। तो ये एक हमारे दौर में एक बहुत बड़ा इशू था जब फिल्म पीरियड था। तो खैर नेक्स्ट प्लीज। ये थोड़ा एक आपके साथ मैं फ़ोटो इसलिए दिखा रहा हूँ कि थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन हो जाए माउंटेन का। ये ब्रॉड पीक है, और ये K2 को जाते हुए K2 के रास्ते में एक पॉइंट था जहाँ हमने रेस्ट किया था, तो वहाँ पे मैंने एक शाम गुजारी थी। उर्दू कस का पॉइंट है, अब बहुत सारे जो इन्होंने ट्रैक किया वो शायद जान लें। तो उर्दू कस की अगर आप टॉप पे जाएँ तो वहाँ से ये फ़ोटो मैंने लिया, तकरीबन 450 mm उस वक्त का लेंथ, जो आप समझ लें कि 450 mm के साथ है। और यहाँ से जो फासला था जहाँ से ये फ़ोटो लिया गया, तकरीबन 2 या 3 दिन पैदल चल के बंदा यानी इसके बेस के ऊपर पहुँचता है। तो ये ब्रॉड पीक का हेड है जो कि 8000+ मीटर्स पे है। नेक्स्ट प्लीज। ये उसी ट्रैक पे है, ये मैंने ट्रांगो टावर के बेस कैंप से लिया था। ये हमारी G4 का एक बहुत ही खूबसूरत है, और G4 की ये स्पेशली एक बात है कि इसके अंदर ये जो बादल आप देख रहे हैं, मोस्ट प्रॉबेबली 365 में 360 दिन ये जो बादल की लाइन है इसमें फंसी रहती है। वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर का कोई ऐसा है कि जिसके वजह से ये लाइनें नहीं निकलती। और शायद ही कोई एक फ़ोटो मैंने देखी है जो कि जापानीज़ फ़ोटोग्राफर है शीरो हाटा, उनकी एक बुक थी कराकुरम, उसमें छपी है, उसमें एक फ़ोटो है जिसमें ये पूरी क्लियर नज़र आ रही है। अदरवाइज़ इसके अंदर ये एक है मसला कि हवा एटमॉस्फेयर जो इसको क्लियर नहीं होने देता। नेक्स्ट प्लीज। ये हुंजा के अंदर दिरान पीक है। दिरान पीक वैसे तो नगर वैली के अंदर है, लेकिन अगर उसको आपने देखना होगा खूबसूरती के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर ये हुंजा से नज़र आती है, स्पेशली करीमाबाद या अलियाबाद का जो नीचे का एरिया, तो वहाँ से ये जो व्यू आती है, तो इसके अंदर ये अर्ली मॉर्निंग इसकी का फ़ोटो है। नेक्स्ट प्लीज़। ये भी सेम दिरान पीक है, लेकिन ये पीछे उल्तर मेडोज की तरफ अगर आप जाते हैं हुंजा में, तो वहाँ पर ये हुन पास से ली गई है।
होन पास के रास्ते में से एक हाईएस्ट पॉइंट है, तकरीबन 3400 मीटर की बुलंदी पे, तो वहाँ से ये फ़ोटो है। प्लीज़ नेक्स्ट। गोल्डन पीक, ये गोल्डन पीक की फ़ोटो है। तो बाई चांस फ़ोटो लेने के बाद मुझे फील हुआ जैसे ऊपर से कोई इसको देख रहा है। तो जस्ट क्लाउड्स की एक ऐसी फॉर्मेशन है जैसे दो आंखें हैं और नीचे लाइट का जो है वो टच है। प्लीज़, ये हुंजा के एरिया ही की फ़ोटो है, शिस्पर पीक। जैसे जब आप हुंजा से आगे निकलते हैं, जो अपर हुंजा है, तो वहाँ पे ये एक पॉइंट है। नेक्स्ट प्लीज़। ये केटू के रास्ते में जाते हुए कैथेड्रल नाम से एक पीक है जो कि बहुत बड़ा है। इसके पीछे ट्रांगो टावर का सारा ग्रुप है, और इसकी फ्रंट पे आ जाता है तो ट्रांगो टावर इसके पीछे छुप जाता है। नेक्स्ट प्लीज। ये ट्रांगो के बिल्कुल सामने उली ब्याहो है। उली ब्याहो टावर है, बहुत नामवर टावर, और इसके अगर आप नीचे जाएं तो ऐसे फील होता है जैसे आप किसी वो फिल्म है ना, जैसे 3D आजकल बन रही होती है, वो द रिंग या सम टाइम और इस किस्म की, तो वो वाली फीलिंग। खैर, ये जो अभी तक मैंने आपको कोई फ़ोटोज़ दिखाई हैं, ये एक स्ट्रेट फ़ोटो थे, जस्ट वही जैसे आप किसी बंदे का पोर्ट्रेट खींच लेते हैं ब्लैक बैकग्राउंड लगा के या वाइट बैकग्राउंड लगा के। इसी तरह ये वाले वो वाले फ़ोटो थे जो माउंटेन्स के फ़ोटो हैं, स्ट्रेटर विदाउट एनी डायमेंशन, सिर्फ आप पोर्ट्रेट। लेकिन जब आप थोड़ा सा मज़ीद बेहतर होते हैं या आपके अंदर स्टैटिक सेंस बेहतर होती है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता हो, तो फिर आप कोशिश करते हैं कि इसके साथ कोई अदर डायमेंशंस को भी शामिल किया जाए, ताकि आपकी फ़ोटो तो बेसिकली 2D होती है, 3D तो होती है, लेकिन आप एक कोशिश करते हैं कि इसके अंदर और डायमेंशन शामिल करके इसको और अट्रैक्टिव किया जाए और उसको ज़्यादा खूबसूरत किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगला फ़ोटो एक दिखाइएगा प्लीज़। ये इसमें वही दरान पीक है, साथ राका पोशिया और ये आर्च, ये बालकोनी जो है वहाँ पे बलतत फोर्ट की है। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो आप बार बार विज़िट करते हैं तो फिर आपको फील होता है कि यार इस पॉइंट पे अगर जाके मैं ये करूँ तो हो सकता है कुछ बेहतर हो जाए। ये शोर तो नहीं होता, लेकिन आपके अंदर जो अर्ज होती है वो आपको वो करवाने पे मजबूर करती है, आगे लेके जाती है कि आगे चला जाए। नेक्स्ट प्लीज़। ये मेरी तो खैर बहुत फेवरेट फ़ोटो है, तो तकरीबन ये 25 साल पहले मैंने कहती है, ये फ़िल्म दौर की फ़ोटो है। बारिश के दिन थे तो हम स्प्रिंग में फिरे तो कोई हमें अच्छी फ़ोटो नहीं मिल रही थी, तो ये एट सडन जो हमें ये दरख्त के साथ थोड़ा सा नीचे मुर्गियों का कॉल नज़र आया, तो उसने जो डायमेंशन पैदा की तो उसने ब्रेक लगवाई और मैंने इसको लिया। मेरे साथ एक और दोस्त भी थे जो कह रहे थे कि तू कुकड़ा ना खिंच के करना है, तो मैं कहा चलो यार कोई खाली कुकड़ भी खिंच ले। तो क्या मेरे ख्याल में मुझे अपनी ज़िंदगी में अच्छी कलरफुल फ़ोटो लगती है और अट्रैक्ट करती है इब्तदाई दौर की, तो ये वाली प्लीज़। इसी तरह ये एक माउंटेन्स का एक पूरा सिलसिला है। तो मैं यहाँ पे 3 दफ़ा गया हूँ। ये वहाँ पे कराश लेक नाम की जगह है, तो जब भी जाता था तो मैं इन माउंटेन्स की उसी हेड बनाता था करीब से, जितने भी क्लोजअप्स हो सके। लेकिन फिर जब मैं तीसरी दफ़ा गया तो फिर मैं कुछ देख के कुछ सीख के गया था कि यार ये सारा एटमॉस्फेयर जो है इसको साथ क्यों नहीं लिया जा रहा। तो फिर इसके पूरे ग्लेशियर के साथ मैं यहीं से सोच के कि मैं अब गया तो पूरा ग्लेशियर साथ लेके एक अच्छा फ़ोटो बना के तो फिर वापस आऊँगा। तो वहाँ पे फिर बैठा रहा, मौसम ठीक हुआ, तो ये 3-4 दिन के अंदर हमें एक फ़ोटो मिल गया। और ये बात भी एक ज़हन में रखें कि ये कभी भी नहीं हो सकता कि आप गए हैं और जाते ही आपको अच्छा मौसम मिल जाए। हमेशा ये सोच के जाएँ कि आपके 2 दिन भी लग सकते हैं, 10 दिन भी लग सकते हैं, तो 11 दिन भी लग सकते हैं, और ये पॉसिबल है हर जगह पे। नेक्स्ट प्लीज। ये पत्सुकोण का एरिया है, ये सामने जो पत्सुकोण का थ्रीडल्स हैं और ये उसके साथ उसका रिवर है। तो ये रिवर को फिर इसीलिए मैंने शामिल किया कि इसमें थोड़ी सी डायमेंशन पैदा हो, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्लम जितने भी फ़ोटोज़ ज़्यादा पहले बने हैं वो सारे कैथेड्रल के लोग बनाते हैं, क्योंकि उसकी कोन्स बहुत खूबसूरत हैं और उनके ऊपर जो है लोग ज़्यादा तवज्जो देते हैं। लेकिन ये भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन वही बात है कि आप कितना टाइम देते हैं। यहाँ पे और भी बहुत है। फॉर एग्जांपल आप वहाँ पे ठहरे, यहाँ पे वो बेड़ें, वो याक्स, ये वो उनके रेवड़ भी जा रहे होते हैं, अगर आप उनको प्रॉपर टाइम दें, प्रॉपर लाइट में लें तो और भी बेहतर हो सकता है। लेकिन हमारी मजबूरी ये होती है कि हमें कोशिश होती है कि सुबह आप यहाँ पे हैं, शाम को हमने फ़लाँ जगह पे पहुँचना है, रास्ते में जो भी आया उसको कैप्चर किया, अच्छा हो गया बुरा हो गया दौड़ गया, अगर अच्छा मिल गया तो आपकी किस्मत, नहीं मिला तो
तब भी आपकी किस्मत, फिर आप अगले पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। जबकि मैंने देखा कि जो फॉरेनर आते हैं, गोरे आते हैं, वो ज़्यादा इस बात पे तवज्जो देते हैं कि हमें ज़्यादा अच्छी फ़ोटो लेनी है, ख्वाह 2 ही ले लें, 3 ही ले लें, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि नंबर से ज़्यादा ले लें ताकि हम बता सकें जाके और मैं आज फतह कर रहा हूँ। प्लीज़, ये हचिंदर के नाम से एक पीक है जो कि हुंजा के अंदर हसैनाबाद एक नाला है, तो वहाँ के, तो ये नो डाउट बहुत फासले से एक फ़ोटो ली गई है, तकरीबन 400 mm से। तो इसकी भी खूबसूरती यही बनी जो मुझे अच्छी लगी कि इसके आगे जो सिलट बना, अर्ली मॉर्निंग जब मैं कैंप से निकला तो मुझे नज़र पड़ी, तो लाइट इसके ऊपर पड़ रही थी, तो एक सडनली बस फैक कैमरा ने, तो इसकी जो बाई चांस उस पॉइंट पे था कि जहाँ पे ये अच्छा सिलट बन रहा था, तो ये उसने एक जो डायमेंशन उसको दी है, उससे उसकी अट्रैक्शन बढ़ गया। हालांकि आगे जाके मैंने किसके स्ट्रेट फ़ोटो भी लिए, लेकिन वो अच्छे नहीं लगे, मैंने कभी भी उसको कंसिडर नहीं किया कि फ़ोटो है, लेकिन ये यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट पे एक अच्छा फ़ोटो। जी प्लीज़। ये बलतत फोर्ट है, बलतत टावर भी इसे कहते हैं, ये बलतत फोर्ट की छत के ऊपर है। अगर किसी को इजाज़त मिल जाए या पूछ के इजाज़त लेके तो आप चले जाएं ऊपर, तो ये एक खूबसूरत, तो इसको एक ख़ास मकसद के लिए लिया था। उस वक्त मैं एक बुक पे काम कर रहा था, तो मैं बलतत फोर्ट को ज़रा नुमायाँ करना चाह रहा था। तो बलतत के साथ फिर शाम को जो ये लाइट मिली, तो फिर ऐसा खूबसूरत कलर ज़िंदगी में कम ही देखे हैं मैंने, वैसे बाई चांस हो जाता कि। नेक्स्ट प्लीज। ये मैं K2 के लिए गया था, K2 बेस कैंप में। मैं तकरीबन सॉरी कोई 14-15 दिन का मैं स्टे था। मैं जब वहाँ पे पहुँचा तो सडनली मौसम ख़राब हो गया और अप्रॉक्सीमेटली 11 दिन मौसम जो था बुरा रहा, और मुझे कोई पहाड़ इवन K2 जो स्पेशली बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था, इतना बादल, क्लाउड, बर्फ़बारी, स्नोफॉल हो जाती थी रोज़। पर 11 दिन के बाद जाके ये मौसम अच्छा हो। तो ये मेरा वो कैंप था जहाँ पे, और ये मेरा खुराक का डब्बा भरा हुआ पड़ा था कि अच्छा देखते हैं कि कितने दिन मौसम ख़राब रहता है, कंपटीशन चल रहा है। तो ये उस वक्त का एक फ़ोटो है। नेक्स्ट पे ये पीक है जिसको ब्राइडल पीक कहा जाता है। ये ब्राइडल पीक उसको यार क्या कह सकते हैं कि आज़ादी नाम दिया गया है, वैसे तो चोगोलीज़ा है असल नाम जो है, शोगोलीज़ा। तो ब्राइट पीक की सबसे खूबसूरती ये है, इसके ग्लेशियर इतने वाइट है, इतने वाइट, इतने खूबसूरत है कि मेरे ख्याल में दुनिया में शायद इतने वाइट ग्लेशियर किसी जगह का हो, और इसलिए इसे ब्राइडल पीक का भी नाम दिया जाता है। और इसकी एक और भी वजह शोहरत ये है कि इसमें एक बहुत बड़े जर्मन क्लाइंबर थे, उसका भाई और दोनों भाई ऊपर विज़िट कर रहे थे, तो वो एक रिज से गिरा। हालांकि वो बंदे ने नागा पर्वत को क्लाइंब किया हुआ था विदाउट ऑक्सीजन, हरमन बोल्ट शायद नाम, तो उनका एक साथी यहाँ से गिरा, फिर उसके वो नहीं अभी तक मिल सका कि किधर। तो उस वजह से इसे भी एक वजह शोहरत मिली। लेकिन सबसे ज़्यादा खूबसूरती इसके ग्लेशियर्स हैं जो कि बिल्कुल संगे मरमर से भी ज़्यादा सफ़ेद है। प्लीज़, ये फ़ोटो जो है माउंटेन से रिलेटेड तो है, लेकिन माउंटेन की तो नहीं, लेकिन ये वह गिल्की मेमोरियल है। आज मुझे नाम याद आते जा रहे हैं, हालांकि मैं भूल जाता हूँ, बीमारी में नाम। गिल्की मेमोरियल, जब भी लोग, ये आप देख रहे हैं नेम प्लेट्स, जितने भी वो क्लाइंबर या उनके कंपेनियन या पोर्टर्स जो माउंटेन सर करते वक्त जिनकी डेथ हो जाती है, तो उनकी डेड बॉडी तो शायद नामुमकिन होता है नीचे लाना, लेकिन उनका जो मटेरियल होता है, जैसे उनकी प्लेट्स होगी, कुछ भी ऐसा चीज़ें, तो उनके ऊपर उनके जो कंपेनियन होते हैं वो उनका नाम कुंदा करके अपने हाथों से यहाँ पे एक मेमोरी के तौर पे लगा देते हैं। और ये शायद ही ऐसा ही कोई और जगह दुनिया में जहाँ पे इतनी ताज़ीम दी जाती हो अपने क्लाइंबर्स को। ये सब वो ही लोग हैं। इनमें देखेंगे तो अब बहुत पुरानी प्लेट्स भी हैं और कुछ नई भी हैं, और हर साल लोग यहाँ पे आते हैं, ताज़ीम भी पेश करते हैं। मैं जब यह फ़ोटोग्राफ कर रहा था तो मेरे साथ मेरा एक पोर्टर था जो कि वहाँ का लोकल था। तो हम गए तो वहाँ पहले कुछ रशियन लोग फिर रहे थे, फील हुआ कि वो लोग इधर आए हैं, शायद इसी ताज़ीम के लिए आए होंगे। तो वो वापस चले गए, तो मेरा पोर्टर वो ना जस्ट लाइक स्निफिंग कर रहा था पहाड़ों पत्थरों में। मैंने कहा तुम्हें क्या हो गया, क्या ढूंढ, कह रहा हो सकता है कोई यहाँ चीज़ रख के गए हों। तो मैं वो ढूंढ रहा कि वो अपने साथ कुछ ना कुछ तोहफे, स्पेशली जो यूरोपियन है वो ब्रांडी, विस्की, समथिंग कुछ ऐसी चीज़ें भी लाते हैं जो ताज़े। तो हमारे फिर पोर्टर थे, उसको ढूंढ के भी। प्लीज़, ये ये 2 फ़ोटोज़ हैं, इसके आगे एक और फ़ोटो आएगी।
तो ये एक कंपैरिजन मैं आपको दिखाना चाहता था कि अगर आप किसी चीज़ को टाइम देते हैं तो आप माउंटेन्स के मूड को कैसे आप दे सकते। प्लीज़, हेलो, इससे ज़रा अगले वाला फ़ोटो और फिर अब पीछे वाला। ये दोनों फ़ोटोज़ एक ही जगह से एक ही दिन में खींचे गए, लेकिन ये वाला फ़ोटो जो है सनराइज़ होने के बाद है, और वो वाला है जब कि जिसे हम कह सकते हैं कि अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट ग्लो जब पीछे निकल रही होती है। तो इसलिए अगर आप किसी अच्छा पॉइंट पे पहुंच जाते हैं और वहाँ इंतज़ार करते हैं तो वहाँ पे आप माउंटेन्स के मूड को, हर जगह का एक अपना मूड है, लेकिन स्पेशली माउंटेन चूँकि ऊपर से वाइट होते हैं तो इसलिए लाइट का हर एक लम्हा उसको चेंज कर रहा होता है, और अगर आप उसको परफेक्ट टाइम से अपने मूड के हिसाब से कैप्चर करें तो आपको एक डिफरेंट फ़ोटो मिल सकते हैं। प्लीज़, ये वो K2 का एक शॉट है जो कि मेरी 11 दिन की स्ट्रगल के बाद मुझे मिला। जब मैं सुबह उठा, 11 दिन रोज़ाना उठता था टाइमर लगा के, सिर्फ जिप खोलता था, ऐसे करके देखता था और फिर बंद करके सो जाता था। और सोना क्या, वहाँ इतनी सर्दी होती है कि बंदे के बाद आँख निकाली तो फिर आँख को गर्म करना पड़ता है। यानी जून जुलाई में भी अप्रॉक्सीमेटली -15-20 से चल रहा होता है रात को। तो खैर 11 दिन के बाद जब मैंने जिप खोली तो ऐसे फील हुआ कि बस जन्नत आ गई। हर तरफ खामोशी, हल्की हल्की ब्रीज चल रही थी ब्लू कलर की, और मैं आज तक वो टाइम या वो फीलिंग जो है दोहरा नहीं सकता कि उसको देखने के जो एक महसूस हुआ कि एक विनिंग, एक कंकर किया जैसे कोई इस किस्म की एक फील थी। तो खैर इसको देखने के बाद खैर रात को सोते वक्त भी हम इतने कपड़े पहन के सोते थे कि मज़ीद शायद कपड़े बैग में रहते ही नहीं है, इतनी सर्दी। तो निकाला कैमरा शैमरा सारा कुछ तैयार किया। तो फिर एक और फ़ोटो होगी, प्लीज़ आगे दिखाइए। और ये वो वाला फ़ोटो और इस फ़ोटो में अब अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट का फ़र्क है, सिर्फ 10 मिनट का। लेकिन आप ये देखें कि किस तरह मूड चेंज होता है। लाइट जो है जिसे हम समझते हैं, फोटोग्राफर समझते हैं कि लाइट क्या है, लाइट इस तरीके से मूड चेंज करते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में तब्दीलियाँ आ रही होती हैं। इसलिए जो भी बंदे जो लैंडस्केप से रिलेटेड है उन्हें चाहिए कि लाइट को समझें, लाइट को कैप्चर करने की कोशिश करें, क्योंकि लाइट के बगैर खूबसूरती नहीं आ सकती। नेक्स्ट प्लीज। ये आटम के एक फ़ोटो है। बेसिकली ये एक फ़ोटो नहीं है, ये दो फ़ोटो हैं। एक फ़ोटो है सुबह अर्ली मॉर्निंग की और एक उससे कोई आधा पौना घंटा बाद की है। ये दोनों फ़ोटोज़ को मैंने मिक्स किया है। और ये भी बहुत आजकल तो ज़रूरी है कि आपको फ़ोटोग्राफ़र के साथ साथ फ़ोटो एडिटर भी होना चाहिए। जब तक आप ये नहीं कर सकेंगे आप कैप्चर ही नहीं, एस्थेटिक सेंस अपनी बेहतर नहीं बना सकेंगे। क्योंकि वो ऊपर तो जो लाइट आई थी वो सुबह जो आई है उसके पौने घंटे के बाद वैली में लाइट आती है। जब नीचे लाइट आएगी तो उस वक्त तो ये देखिए ना, अगर लाइट नहीं होती तो ये जो पीले दरख्त हैं इनकी ये खूबसूरती आ ही नहीं सकती थी। तो इसलिए आपको ये सोचना पड़ेगा कि मुझे कैमरे की स्किल के साथ साथ कंप्यूटर स्किल, जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं उसमें भी एक स्पेशलिस्ट होना चाहिए। क्योंकि अब ये दौर है कि दोनों चीज़ें 50-50, फोटोग्राफ़र प्लस उसका सॉफ्टवेयर दोनों मिल के काम करें। और मेरी ये है कि मैं शायद थोड़े बेहतर तरीके से मर्ज कर लिया है और ये फील नहीं हो रहा कि ये दोनों मिलाए हुए हैं। या हमेशा ये याद रखें, आज जितने भी डिजिटल फोटोग्राफ हैं, हम तो पहले डार्क रूम में भी खपते होते थे, रात सारी बना के फ़ोटो सुबह नहीं देखनी, रात को लगना हूर है, दिन लगना चुड़ैल है। ये सही सही बात है। तो ये अब बहुत सहूलत है कि आप लाइट रूम में बैठ के या फोटोशॉप पे बैठ के या एनी सॉफ्टवेयर पे बैठ के स्ट्रेट वे आप एक चीज़ बना रहे होते हैं और देख रहे होते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारी ट्रिक्स हैं, मैं स्टडी कर रहा हूँ, अभी भी रोज़ पढ़ता हूँ, तो नई से नई चीज़ें आ रही हैं जो कि आपको लर्न करनी पड़ेगी और उनको टाइम देना पड़ेगा। प्लीज़, ये भी गोल्डन पीक का, गोल्डन पीक मैं तकरीबन इतना एक विज़िट किया, इतना विज़िट किया कि शायद ही किसी फ़ोटोग्राफ़र ने इतना विज़िट किया। एक जुनून था। लेकिन फ़ोटो जाके मुझे मिली है 2015-16 में, यानी कि 10-15 साल की मसलसल विज़िट्स और मसलसल ऑटो में भी जाने के बाद मुझे ये चांस कभी नहीं मिला था कि इस पर अच्छी लाइट मिल जाए। तो ये आपको बार बार जाके एक चांस लेना पड़ता है। फिर मज़े की बात यह है कि ख़ज़ां में का एक जो पीरियड होता है 10 से 15 दिन होता है।
10 से 15 दिन के अंदर आपको अच्छी लाइट मिल गई, अच्छे फ़ोटो मिल गए, आपने कैप्चर कर लिया। अगर नहीं कर सके तो सारे पत्ते गिर जाते हैं। और दूसरा ये भी हो जाता है, समटाइम ख़ज़ां आई, बारिश हुई, 2 दिन में ख़ज़ां ख़त्म। तो ये चांस लेने के लिए भी आपको ज़हनी तौर पे तैयार होना चाहिए, माउंटेन फ़ोटोग्राफी में स्पेशली। प्लीज़, ये एक ही दिन के दोनों फ़ोटो हैं, जस्ट 5 मिनट का मसाफा था, जहाँ पे वहाँ पहला फ़ोटो लिया, उसके बाद फिर ये हमें 5 मिनट के बाद ये चांस मिल गया। ये वहाँ की लेडी फिंगर पीक है और साथ ये हुंजा पीक है। प्लीज़ नेक्स्ट। ये मुश्ताक टावर है। मुश्ताक टावर फ़ोटो पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप ये ऑर्डनरी सी एक चीज़ है, लेकिन अगर क्लाइमर्स देखें तो उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि इनको क्लाइम करना एक ख्वाब है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस भी करूँगा। प्लीज़ आगे ज़रा चलिएगा। ये साहब है, मुझे नाम जो है जी विटोरियो सेला, ये इटालियन फोटोग्राफर था विटोरियो। इसने 1909 में एक फ़ोटोग्राफ लिया था जब ये एक्सपीडिशन पे आया था वहाँ पे। तो इससे प्लीज़ आगे दिखाइएगा एक फ़ोटो। ये फ़ोटो इसने लिया था 1909 में। और ये फ़ोटो लेने के बाद जब उस वापस गया एक्सपीडिशन के साथ, तो ये फ़ोटो जब प्रिंट हुआ है तो उन लोगों ने, जिन लोगों ने अखबार में या मैगजीन में ये फ़ोटो देखा है, तो वो यहाँ पे एक सोच पैदा हुई कि ये जिस तरह का टावर है इसको तो कोई दुनिया में क्लाइम ही नहीं कर सकता, इतना हार्ड, यानी उसकी जो स्टेट उसकी जो है। तो वहाँ से मतअद्दद एक्सपीडिशन ये सोच के यहाँ आई कि आके हमने इसको क्लाइम करना है, जो कि उस वक़्त के हिसाब से समझ ले कि नामुमकिन नज़र आ रहा था, क्योंकि उस वक्त और कोई मीडिया नहीं था जो इन चीज़ों को शो कर सके, सिर्फ ये एक फ़ोटोग्राफ था जो उसने विटोरियो ने। तो आप प्लीज़ वो पीछे वाली फ़ोटोज़ पे आइएगा, इससे ये पीछे वाली, ये तो ये वो वाली फ़ोटो है जो आप बिल्कुल इसके करीब से लेते हैं, और वो वाला फ़ोटो जो है 2 दिन या 3 दिन की मसाफत के बाद जाके लिया है। यानी पहाड़ों के अंदर चलते आप 3 दिन का क़याम है, आप वो G2 जो लोग समझते हैं G2 के बेस कैंप से लिया गया था। तो फोटोग्राफर की भी एक ये वैल्यू देखें कि अगर वो एंगल को चेंज कर दे तो चीज़ें कितनी डिफरेंट हो जाती हैं और होती हैं। और ये आज भी आप विटोरियो सेला का जो है नाम अगर नेट पे लिखें तो आपको ये सारी स्टोरी वहाँ पे मिल जाएगी। मुझे नहीं पता था, मैंने अपनी ये फ़ोटो जो थी ना अपलोड की थी, तो वहाँ से मुझे किसी ने ये सारा बताया कि यार ये वो वाली फ़ोटो है जिसकी वजह से यूरोप में एक हिजान पैदा हो गया था कि हर बंदा सोचता था कि इस टावर को हमने क्लाइम करना है, और वहाँ से मुतअद्दिद एक्सपीडिशन जो है, लेकिन जब वो यहाँ पे पहुँचते थे तो फिर उनका वो तमाशा जो है वो कूल डाउन हो जाते थे कि ये वो चीज़ें। तो इसलिए अगर आप चाहें पर्सपेक्टिव जो है मेन चीज़, अगर आप एक अच्छे पर्सपेक्टिव से फ़ोटो लेते हैं तो वही चीज़ बहुत डिफरेंट हो जाती है। अगर आप थोड़े से उसको रफली करते हैं तो उसी चीज़ की वैल्यू ज़ीरो भी हो सकती है। इसलिए एक फ़ोटोग्राफ़र को ये भी चाहिए कि अपना पर्सपेक्टिव जो है, जिसे हम आम ज़बान में कहते हैं कि खिलौना कित्थे, फ़ोटो कहाँ से लेनी है, सबसे बड़ी मेन और अहम चीज़ ये है। जिस बंदे को ये पता चल जाए कि मैंने कहाँ पे खड़े होकर कैमरा फिट करना है, वो कामयाब फोटोग्राफर है। और जिस बंदे को ये समझ नहीं आ रही कि मैंने कहाँ पे खड़ा नहीं होना, मैं जगह नहीं ढूंढ पा रहा। मेरे साथ कई दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि मेरे के साथ कुछ फोटोग्राफर दोस्त गए, तो मैं फ़ोटो ले रहा हूँ तो कह रहे तू की ला रही है, मैं क्या फ़ोटो ला रहे अच्छी लाने वाली क्या है। यानी बहुत सारे लोगों को नज़र भी नहीं आता कि उनके सामने क्या है। ये चीज़ें आपके अंदर एक सेंस होती है, स्टैटिक सेंस जैसे कह सकते हैं, टेक्निकल, और आपने अपने बड़ों सीनियर और दूसरे लोगों से जो सीखा होता है वो चीज़ें होती हैं कि आपको पता होता है कि इसको मैं बाद में मैं क्या कर सकता हूँ। एज ए फोटोग्राफर आप अगर डार्क रूम या लाइट रूम अच्छा चलाना जानते हैं तो आपको ये भी पता होता है कि इसको मैं मोल्ड कर सकता हूँ, इसको मैं कहाँ तक ले जा सकता हूँ, इसके अंदर क्या चीज़ें कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं कि आपको पहले से इल्म होना चाहिए कि ये जो मेरे सामने सब्जेक्ट आ रहा है, जो मैं खींच रहा हूँ, इसको बाद में मैं मॉडिफाई करके कलर ग्रेडिंग करके कहाँ तक किस लेवल तक भी ले जा सकता हूँ। तो ये तो एक छोटी सी फ़ोटोज़ पे डिस्कशन थी जो मैंने अपने तौर पे की, एक यहाँ पे आप लोगों के साथ कनेक्शन बनाने के लिए। लेकिन मेरी ख्वाहिश ज़्यादातर ये है कि वर्कशॉप में बहुत ज़्यादा डिटेल से मैं पढ़ा तो नहीं सकूँगा, लेकिन वो ऐसे क्वेश्चन जो आप लोगों के जहन में हों, जो आप समझना चाहते हो, अगर मेरे पास को थोड़ा नॉलेज हुआ तो मैं उसको आपको क्लियरली बता सकता हूँ, उसको डिटेल के साथ क्लियर कर सकता हूँ। तो मेरी ख्वाहिश है कि आप अपने अपने सवालात जो भी हैं वो मेरे साथ
शेयर करें ताकि हम उस पर बहस कर सकें और जो लोग दूसरे हैं वो उन्हें सुन सकें और उससे फ़ायदा भी उठा सकें। तो प्लीज़ एनीबॉडी, अगर किसी के जहन में कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं यहाँ पे हूँ। बेशक फ़ोटोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, एडिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, माउंटेन्स के हो या लैंडस्केप पे हो, एनी हो। कोई ऐसी तस्वीर आपकी नहीं है जिसमें आप थोड़ा सा शो करें कि मैं वहाँ पे गया हूँ, मैंने विज़िट किया है, क्योंकि आजकल एविडेंस ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि मैंने अपने दौर में जो फोटोग्राफी की है, तो जब हम वापस आते, हम अपना टीए बनाते तो वो कहते क्या सबूत आपने तस्वीर उतारी, ये तो पहली तस्वीरें हैं। तो फिर हम ये करते थे कि अपनी एक आधी तस्वीर ज़रूर उतरवाते थे ताकि एविडेंस हो। तो कि एविडेंस के बगैर कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि तस्वीर आपने कब उतारी, कौन सी उतारी, वो डेट की बात की वो पता है, मगर एविडेंस तो हो ना कि आप वहाँ पे मौजूद थे, गए थे। अब मैं टेंट देख रहा था, आप टेंट से थोड़ा सा झलक ही दिखा देते। शुक्रिया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बेसिकली पहली बात है कि मैं कैमरा शाय बंदा हूँ, मैंने कभी भी अपनी फ़ोटो उतारने की, अब नेट पे भी देखते होंगे मोस्ट प्रॉबेबली शायद ही कोई फ़ोटो होगी, वरना मैं कभी भी ये कोशिश नहीं करता कि मैं कैमरे के सामने खड़ा होकर खुद उतार, क्योंकि हमेशा मैं कैमरे के पीछे रहना पसंद किया, क्लास में बैक बेंच पे बैठना पसंद किया। तो हर इंसान की अपनी एक नेचर है। अब बहुत सारे फोटोग्राफर को मैं जानता हूँ जिनकी फ़ोटो इतनी अच्छी नहीं होती, उनके अपने पोर्ट्रेट अच्छे होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी फ़ोटो अच्छी हो। मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ आपसे, कहा हमारा एक एडिशन हुआ है जो एआई के हवाले से, आप मुझे बताएं कि तस्वीर के अंदर हमें एडिशन क्यों करना चाहिए। जब आप एक अच्छी कैमरामैन हैं तो आपको एआई की ये सहूलत क्यों साथ में चलना नहीं चाहिए, ये सवाल है एक। बिल्कुल जी, अगला जो दौर आ रहा है एआई का दौर है, नो डाउट इसमें बहुत सारी काम एआई करके देगी और ये होता है हमेशा से, टाइम चेंज होता आया है, बदलता है, आगे आते हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ती है, लेकिन ये तो आप पे डिपेंड करता है ना, आप क्या दिखाना चाहते हैं, रियलिटी दिखाना चाहते हैं। अगर एआई ही करनी है तो फिर आप पेंटर बन जाएं। देखिए ना, वान गॉफ हो गया या डाविंची हो गया या जो भी है, क्या उसके बाद स्याही बनना बंद हो गई है? बन रही है। कितने डाविंची या वान गॉफ या रैम्ब्रांड आए हैं आगे। तो हर बंदे ने एक अपने तरीके से एक अपनी जद्दोजहद करनी है कि किस तरीके से, असल बात यही होती है कि मैं आगे किस तरह निकल सकता। और माइक भी एआई बहुत कुछ कर सकती है लेकिन रियलिटी तो नहीं बना सकती। हो सकता है 110% अच्छी फ़ोटो कर ले लेकिन 100% नहीं कर पाएगी। वो 98 कर सकती है, 100 नहीं कर सकती। तो खैर वक्त के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो एआई की सपोर्ट लोगों को चाहिए, करते भी हैं। फॉर एग्जांपल, अब किसी ज़माने में हम जो लैंडस्केप करते थे तो उसमें कोई छोटी मोटी आ जाता था फ्लॉ, कुछ चीज़ ऐसी आ गई या कोई वहाँ पे स्पॉट आ गया था, हम उसको रिमूव करने के लिए टूल यूज़ करते थे, तो उसका वो ग्रेन नहीं मिलता था। ये आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ कि ग्रेन में डिफरेंस आ जाता था जो भी हम स्पॉटिंग करते थे। लेकिन अब एआई के थ्रू जो जनरेटर फिल है उसके थ्रू हम करते हैं तो ऐसा वो ग्रेन फिक्स करता है कि आँख जज नहीं कर सकती। लेकिन ये भी याद रखें कि रियलिटी अब ये एडोब वालों ने ही अनाउंस किया कि हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर भी लॉन्च कर रहे हैं जिसमें आप फ़ोटो डालेंगे तो आपको हर ग्रेन का बता देगा कि असली कौन सा और नकली कौन सा है।